भावना मन में बदले की हो ना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। मन का विश्वास कमजोर हो ना। गुड मॉर्निंग। तबीयत खराब है? अच्छा। अच्छा। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर रिफ्रैक्शन हमने स्टार्ट किया था बेटा, और रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन के लॉस, बैंडिंग ऑफ रेज, और लास्ट में कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात करी थी और क्वेश्चंस वगैरह हमने देखे थे। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए रिफ्रैक्शन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, उसके बाद में रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस में हम देखिए बात करते हैं एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। देखिए, एपरेंट डेप्थ जो टर्म है, आ, अगर मैं इसके सीधे सिंपल से एग्जांपल की जैसे मैं बात करूं, तो जैसे पानी से भरी हुई कोई भी बकेट है, पानी से भरी हुई कोई भी बकेट है, जब हम एयर मीडियम से यहां से जब हम देखेंगे, तो बकेट का बॉटम जो है, ये हमें क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ हमको यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, बकेट का बॉटम थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि बकेट के बॉटम की एक्चुअल पोजीशन कुछ और है, लेकिन हमें बकेट का बॉटम जो है किसी और पोजीशन पे हमको अपियर हो रहा है। तो बकेट का बॉटम हमें जिस पोजीशन पर अपियर होता है, उसकी वाटर की सरफेस से जो डिस्टेंस है, बेसिकली उसी को क्या कहा जाता है, एपरेंट डेप्थ यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज पानी से भरा हुआ कोई भी गिलास है, आपने इसमें किसी कॉइन को आपने यहाँ पे रखा हुआ है, और आप यहाँ से एयर मीडियम से देख रहे हो, तो ये कॉइन जो है अपनी एक्चुअल पोजीशन पे दिखाई ना दे करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको उठा हुआ आपको दिखाई देगा। यानी कि कॉइन की एक्चुअल पोजीशन कुछ और है, लेकिन ये आपको किसी और पोजीशन पर अपियर हो रहा है। तो ये कॉइन आपको जिस पोजीशन पे अपियर होगा, उसकी वाटर की सरफेस से जो डिस्टेंस जो है, हम बेसिकली उसी को क्या बोलते हैं बेटा, एपरेंट डेप्थ हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एपरेंट डेप्थ नॉर्मल शिफ्ट क्या है, अभी हम डायग्राम में देखिए समझते हैं। इसको देखिए हम दो पार्ट में देखेंगे, और केस वन जो मैं यहाँ पे ले रहा हूं, वो मैं यहाँ पे ले रहा हूं कि जो भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है ये रखा हुआ है कहां पर, डेंसर मीडियम में, और जो ऑब्जर्वर जो है, ये ऑब्जर्वर है बेटा यहाँ पर रेरर मीडियम के अंदर मैंने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, यानी यही केस आप यहाँ पे कह सकते हो कि कॉइन जो है किस में रखा हुआ है, पानी में रखा हुआ है, डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, हम ऑब्जर्वर कहां पर है, एयर मीडियम के अंदर यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए कंडीशंस को समझने के लिए जैसे मैं इस तरीके से बेटा एक बाउंड्री में यहाँ पे बना लेता हूं, ठीक है, जो कि दो मीडियम को सेपरेट यहाँ पे कर रही है। ऊपर यहाँ पे रेरर मीडियम मान लेते हैं जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू आर है, और नीचे है बेटा यहाँ पे डेंसर मीडियम, और इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स में कितना मान लेता हूं यहाँ पर, म्यूडी में यहाँ पर मान लेता हूं। ठीक है, और इस तरीके से जैसे ये बॉटम मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, और जैसे मैं मान लेता हूं कि कोई भी एक सोर्स जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है, सोर्स जो है वो यहां कहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है, इसके लिए जैसे मैं मान लेता हूं कि इस बाउंड्री से, वाटर की सरफेस से जो एक्चुअल डिस्टेंस है, ठीक है, जो एक्चुअल डेप्थ है, वो मैं कितनी मान लेता हूं यहां पर, डीएसी। डीएसी यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बेटा, एक्चुअल डेप्थ को, एक्चुअल पोजीशन को यहां पे रिप्रेजेंट यहां पर कर रहा है। ठीक है, अब देखिए लाइट रेज हम बनाते हैं। देखिए लाइट रेज बनाने का तरीका हमेशा होता है, लाइट बनाई जाती है बेटा ऑब्जेक्ट टू ऑब्जर्वर, लाइट हमेशा बनाई जाती है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जर्वर बनाई जाती है। ठीक है, अब ऑब्जर्वर कहां पर है, सेकंड मीडियम, रेरर मीडियम के अंदर यहां पर है। तो देखिए लाइट रेज बनाते हैं, तो जैसे एक लाइट रे आपने क्या किया कि सरफेस पर आपने नॉर्मली आपने इंसिडेंट आपने करवा दी,
अब देखिए जो लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होगी उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर भी कितना होगा बेटा, 0 ही होगा। भैया देखिए μ1 sin i इज इक्वल टू बेटा μ2 इंटू साइन आर। अगर मैं आई की वैल्यू को 0 यहां पे कर देता हूं तो साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 0। तो बेटा 0 इज इक्वल टू कितना है, μ2 इंटू साइन आर, यानी कि साइन आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू भी कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। यानी कि लाइट जो है सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, ठीक है, अलोंग द नॉर्मल इंसिडेंट हुई है, तो स्ट्रेट सीधी यहां से क्या हो जाएगी बेटा, बाहर इमर्ज यहां पर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड लाइट रे आप एक काम कर सकते हो कि 0 डिग्री से ज्यादा एंगल पर आप इंसिडेंट आप यहां पे करवा लो, ठीक है। अब देखिए ये लाइट यहां पर हुई इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और बेटा लाइट कैसे जाएगी यहां पर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और लाइट इस तरीके से क्या हो गई, यहां से बाहर यहां पर आ गई, और हम यहां कहीं से एयर मीडियम से हम यहां पर इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये ऑब्जर्वर जो है ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेस के बेसिस पर इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा। ये ऑब्जर्वर देखेगा यहां पर रिफ्रैक्टेड लाइट रेस के बेसिस पर, किसके बेसिस पर, जो लाइट रेस सरफेस से रिफ्रैक्ट हुई है उसके बेसिस पे देखेगा, ठीक है। और देखिए यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो एक रूल देखिए यहां पर भी चलेगा कि हर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से क्या बनती है, इमेज बनती है, जो कि नेक्स्ट ऑप्टिकल डिवाइस के लिए ऑब्जर्वर अगर मान लो है तो उसके लिए किसकी तरीके से वर्क करेगी, ऑब्जेक्ट की तरीके से वर्क करेगी। तो ये जो सरफेस जो है, इस सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन हुआ है, इस सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन हुआ है उससे रिफ्रैक्शन से क्या बन जाएगी बेटा, इमेज बनेगी। इस सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हुआ है उस रिफ्रैक्शन से क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। अब उस इमेज की पोजीशन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट की नेचर कौन सी है, डाइवर्जिंग है। इन डाइवर्जिंग नेचर की लाइट रेस को ज्योमेट्रिकली मैं बैक साइड में एक्सटेंड कर देता हूं, तो ज्योमेट्रिकली बैक साइड में एक्सटेंड करने पर ये लाइट रेस यहां कहीं पर मिलती हुई अपीयर हो रही है, तो यहां कहीं पर हमें दिखाई देगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी हुई दिखाई देगी। यानी आप गौर करिए, इमेज कहां पे बन रही बेटा, ऑब्जेक्ट के ऊपर बाउंड्री के पास। इमेज कहां बन रही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर बाउंड्री के पास। हम भी जब यहां से देखते हैं तो एक्चुअल में हम इस कॉइन को नहीं देख रहे होते हैं, हम किसको देख रहे होते हैं, बनने वाली इमेज को। और कॉइन की बनने वाली इमेज कहां बनती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर बाउंड्री के पास, ठीक है। हम जब यहां से देखते हैं, पानी से भरी हुई बकेट का बॉटम हमें यहां कहीं दिखाई दे रहा होता है, हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट को ना देख करके किसको देख रहे होते हैं, बनने वाली इमेज को देख रहे होते हैं। और बेटा इमेज कहां बन रही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर और बाउंड्री के पास में इमेज यहां पे बन रही है। अब ये ऑब्जेक्ट हमें इस पोजीशन पे दिखाई देता है क्योंकि हम इस इमेज को यहां पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इमेज जो है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमें जहां पे दिखाई दे रहा है उसकी बेटा यहां पे बाउंड्री से जो डिस्टेंस है हम उसको क्या बोल देते हैं, एपरेंट डेप्थ बोल देते हैं, जिसको कि मैं डीएपी से यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। आप एपरेंट डेप्थ बोल सकते हैं, एपरेंट पोजीशन भी आप यहां पर कह सकते हैं, ठीक है, आप एपरेंट पोजीशन भी कह सकते हैं। अब देखिए कोई भी ऑब्जर्वर, इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि कोई भी ऑब्जर्वर जब दूसरे मीडियम से आती हुई लाइट रेस के बेसिस पर, यानी कि रिफ्रैक्टेड लाइट रेस के बेसिस पर किसी ऑब्जेक्ट को देखने की ट्राई करेगा, कभी भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट को नहीं देखता है, हमेशा बनने वाली इमेज को देखता है। कोई भी ऑब्जर्वर जब किसी दूसरे मीडियम से आती हुई लाइट रेस के बेसिस पर, या फिर ये बोलूं कि रिफ्रैक्टेड लाइट रेस के बेसिस पर किसी ऑब्जेक्ट को देखने की ट्राई करेगा, कभी भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट को नहीं देखता है, हमेशा बनने वाली इमेज को ही देखता है, चाहे दूसरी साइड में उसकी पोजीशन कुछ भी क्यों ना हो। अब दूसरी साइड में उसकी पोजीशन कुछ भी क्यों ना हो का मतलब यह है कि किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर अगर इसी ऑब्जेक्ट को नॉर्मली अगर इस तरीके से देखा जाए तो शायद हम ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन को देख लें, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो भी इमेज को देखेंगे। रीजन बेसिकली ये है इमेज फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, उसमें एक या दो नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेस पार्टिसिपेट करती है। देखिए आप, ये जैसे बेटा बाउंड्री, ठीक है, और यहाँ बॉटम, यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है, कुछ लाइट रेज यहाँ पे सरफेस पर कैसे इंसिडेंट हुई, नॉर्मली स्ट्रेट सीधी बाहर आ गई। अब इस ऑब्जेक्ट से एक या दो लाइट रे तो होगी नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज होगी, वो भी डिफरेंट एंगल पर। तो देखिए बहुत सारी लाइट रेज ऐसी होगी जो सरफेस पर इंसिडेंट तो होगी, लेकिन उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा बेटा, स्मॉल होगा। तो ऐसी ढेर सारी यहाँ पे लाइट रेज, ऐसी यहाँ पे कितनी लाइट रेज है बेटा, ढेर सारी लाइट रेज हैं जो कि यहाँ पर स्मॉल एंगल पर इंसिडेंट हो रही होगी,
और इस तरीके से यहां से बाहर आ रही होगी, ठीक है। ढेर सारी लाइट रेज हैं और बहुत सारी लाइट रेज, जितना ज्यादा डिस्टेंस पे जाओगे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब ये कहानी मैंने आपके सामने भी डायग्राम में शो करी है एक साइड के लिए। ये कहानी किसके लिए है, एक साइड के लिए है। यही कहानी तो यहाँ पे दूसरी साइड के लिए भी तो यहाँ पे चलेगी। इस तरीके से ढेर सारी लाइट रेज यहाँ पर है और दूसरी साइड क्या, अगर मैं किसी भी सोर्स की बात करता हूं तो सोर्स को ऑन करने पे लाइट रेज केवल दो डायरेक्शन में नहीं, लाइट तो बेटा हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या होती है, इमिट हो रही होती है। हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या होती है, प्रोपोगेशन करती है। तो ये कंडीशन जो आपके सामने डायग्राम में शो हो रही है, केवल एक या दो नहीं, हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर है, लाइट इस तरीके से इमिट हो रही है, ठीक है। अब देखिए अगर ये कंडीशन है तो अब आप एक चीज पे गौर करिए, ये ढेर सारी लाइट रेज हैं। आप देखो इन सारी की सारी लाइट रेज को जब ज्योमेट्रिकली मैं बैक साइड में एक्सटेंड करता हूं तो इन सबके थ्रू यहां कहीं पर क्या बन रही होगी, इमेज बन रही होगी। अब आप चाहे यहां से देखो, 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 आपकी आंखों पे कभी भी एक सिंगल लाइट रे आएगी नहीं, ढेर सारी लाइट रेज आएगी। आप उनके कंबाइंड इफेक्ट को देखोगे तो जब आप ढेर सारी लाइट रेज के कंबाइंड इफेक्ट को देखोगे तो हमेशा आप किसको देखोगे, बनने वाली इमेज को आप देखोगे। आप अपनी पोजीशन को भले इस साइड में चेंज करते रहो, ठीक है, ये इमेज जो आपको एक पोजीशन पे दिखाई दे रही है, ये इमेज आपको अप एंड डाउन ऑक्सिलेट होती हुई दिखाई नहीं देगी, हमेशा आपको इमेज इसी पोजीशन पे बनी हुई दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जर्वर जब किसी दूसरे मीडियम से आती हुई लाइट रेज के बेसिस पर किसी ऑब्जेक्ट को देखने की ट्राई करता है, कभी भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट को नहीं देखता, हमेशा बनने वाली इमेज को ही देखता है। अगर मैं लेंस की भी बात करता हूं तो आप गौर करिए, जैसे कोई लेंस है, ये बेटा ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, यहां ऑब्जेक्ट को रखा, लाइट पैरेलल कहां से पास करवा दी, फोकस से। एक सेकेंड लाइट रे को बेटा मैंने क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर से मैंने पास करवाया। आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट की नेचर कौन सी है, डाइवर्जिंग। ज्योमेट्रिकली आपने बैक साइड में एक्सटेंड किया, यहां कहीं पर आपको इमेज बनी हुई दिखाई दे रही है। जब आप इस साइड से देखते हो, जब आप इस साइड से देखते हो, आप एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे होते हो, आप किसको देख रहे होते हो, इस बनने वाली इमेज को देख रहे होते हो। तो स्टेटमेंट वही है कि जब भी कोई ऑब्जर्वर रिफ्रैक्टेड लाइट रेस के बेसिस पर या फिर दूसरे मीडियम से आती हुई लाइट रेस के बेसिस पर किसी ऑब्जेक्ट को देखने की ट्राई करेगा, कभी एक्चुअल ऑब्जेक्ट को नहीं देखता, हमेशा किसको देखता है, बनने वाली इमेज को देखता है। तो यहां पर देखिए इमेज यहां बन रही है और हम इसको देखेंगे तो हमें ये ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअल पोजीशन से ऊपर की तरफ उठा हुआ हमको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर इस डीएपी की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो जब देखिए हम डेरिवेशन यहाँ पे करते हैं तो डेरिवेशन करने पर जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास में आता है वो आता है बेटा डीएसी बाई डीएपी इज इक्वल टू म्यू1 बाई म्यू2। वैसे तो आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान रख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो चाहे ये केस हो चाहे बाद वाला केस हो, ये हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है। डीएसी बाई डीएपी इज इक्वल टू म्यू1 बाई म्यू2। पर अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूं तो देखो ऐसे करूंगा, म्यू1 का मतलब होता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और फर्स्ट मीडियम हम किसको कंसीडर करेंगे, जिसमें कौन होगी, सरफेस पर इंसिडेंट लाइट रेस। सरफेस पे इंसिडेंट लाइट रेस किसमें है, डेंसर में है। तो म्यू1 की वैल्यू को क्या कर दो, म्यू2, और म्यू2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड लाइट रेस वाला मीडियम, म्यू आर। तो यहां से आप डीएपी की वैल्यू क्या लिख सकते हो, डीएपी इज इक्वल टू लिख सकते हो बेटा, इसको इधर ले आओ, म्यू आर बाई म्यू डी इंटू डी ए सी। ये हमारे पास में एपरेंट डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए रिजल्ट यहां पे आ जाता है, ठीक है। थोड़ा मॉडिफाई करना हो तो अगर देखिए सेकंड मीडियम यानी कि रेयर मीडियम अगर मान लो क्या हो, एयर हो, तो एयर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, 1। तो बेटा डीएपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डीएसी बाई म्यू डी। डीएपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डीएसी बाई म्यू डी यहां पर आ जाता है, ठीक है। और जनरली यही होगा, मैं आपको बताऊं कि 99% जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उनमें क्या होगा, सेकंड मीडियम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी या वो एयर होगा। तो आपका ज्यादातर जगह पे काम पड़ेगा डीएसी बाई म्यू डी से काम पड़ेगा। अच्छा, इस पर बात करते हैं नॉर्मल शिफ्ट। अब नॉर्मल शिफ्ट जो है इसको बेटा मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब वैसे तो होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस को नॉर्मल शिफ्ट हम इसलिए बोलते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस को नॉर्मल शिफ्ट हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये जो इमेज यहां पे बनती है ये ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर, नॉर्मली ऊपर की तरफ बनती है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमें नॉर्मली ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस को नॉर्मल शिफ्ट कहा जाता है। अब इसकी वैल्यू देखो क्या लिख दूंगा, एक्स की, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, डीएसी, ये कितना है बेटा, डीएपी। तो एक्स हमारे पास में क्या आ जाएगा,
x इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा यहां पर DAC माइनस DAP। मेन फॉर्मूला तो यही है, थोड़ा मॉडिफाई अगर करना हो तो ये DAC और DAP की जगह पे लिख दो ये लास्ट वाला फॉर्मूला DAC बाई म्यूडी, और आप DAC को कॉमन निकाल लोगे, x इज इक्वल टू आ जाएगा DAC इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यूडी। नोट करो बेटा इसको। डीएपी, डीएसी और डीएपी दोनों वैल्यू जो बेटा मेजर की जाती, कहां से मेजर की जाती है? बाउंड्री से। अगर किसी क्वेश्चन में अगर सपोज फाइनली अगर ऑब्जर्वर से भी डिस्टेंस अगर पूछी जाए तो भी ध्यान रखना कि डीएसी और डीएपी तो बाउंड्री से ही देखा जाएगा, उसके बाद में ऑब्जर्वर की जो भी डिस्टेंस है वो बाद में ऐड होगी। अभी क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। डीएसी और डीएपी हमेशा बाउंड्री से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको ऑब्जर्वर से डिस्टेंस देखनी हो कि भाई ऑब्जर्वर को अपने खुद से ये इमेज जो है या ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देगा, तो भी क्या होगा कि डीएपी तो बाउंड्री से कैलकुलेट होगा और फिर ऑब्जर्वर की जो भी डिस्टेंस है वो बाद में ऐड होगी। ठीक है, इरेज कर दूं बेटा?
सेकंड केस पे बात करते हैं, और सेकंड केस में पहले वाले की जस्ट रिवर्स कंडीशन है बेटा। ऑब्जेक्ट जो है उसको जैसे मैं ऊपर यहाँ पे रेयर मीडियम में कर देता हूं, और ऑब्जर्वर अब कहां पर है, डेंसर मीडियम में। अब जिससे देखिए लाइट रेज बनाते हैं, तो वही जैसे बाउंड्री है, दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, यहां कहीं पे ये ऑब्जेक्ट है जिसकी इस बाउंड्री से जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो मैं कितनी मान लेता हूं यहां पर, डीएसी। एक्चुअल डिस्टेंस बोल दें, एक्चुअल हाइट बोल दें, वो मैंने कितनी मान ली, डीएसी मैंने मान ली, ठीक है। अब लाइट रेस बनाते हैं तो आपका तरीका वही हो सकता है कि एक लाइट रे को तो जैसे आपने नॉर्मल इंसिडेंट करा दिया, ये बेटा स्ट्रेट सीधी आगे यहाँ पे चली जाएगी। और एक दूसरी लाइट रे को आप एक काम करो, यहाँ पे 0 डिग्री से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट आप करवा दो, ये बनाया नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और लाइट यहाँ पे क्या हो गई बेटा, ये रिफ्रैक्ट यहाँ पर हो गई, ठीक है। अब देखिए ऑब्जर्वर जो है वो यहां कहीं से देख रहा होगा, ठीक है, जिसके पास एक या दो नहीं ढेर सारी लाइट रेज यहां पर आएगी, ठीक है। अब देखिए ऑब्जर्वर जो है इन रिफ्रेक्टेड लाइट रेज के बेसिस पे देखेगा, तो इन रिफ्रेक्टेड लाइट रेज को हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकली बैक साइड में एक्सटेंड कर देते हैं। तो आप देखो इस वाली लाइट रे को जैसे मैंने ज्योमेट्रिकली बैक साइड में एक्सटेंड किया, और इसको भी बेटा ज्योमेट्रिकली मैंने बैक साइड में एक्सटेंड किया, ये लाइट रेज यहां कहीं पर मिलती हुई एपियर हो रही है, यानी कि यहां कहीं पर इस ऑब्जर्वर को, यहां कहीं पर इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी हुई दिखाई देगी, ठीक है। यहां कहीं पर ये जो ऑब्जर्वर जो है बेटा, इससे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी हुई दिखाई देगी। यानी अब आप गौर करिए यहां पर इमेज क्या बन रही है, यहां इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट के पीछे बाउंड्री से और दूर, जबकि उसके पहले वाले केस में क्या था, इमेज बन रही थी ऑब्जेक्ट के ऊपर बाउंड्री के पास। यानी कि वहां पे तो क्या था कि जब ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को देखने की ट्राई करेगा, ऑब्जेक्ट जो है उसे पास में दिखाई देगा, लेकिन यहां पे क्या होगा कि जब देखने की ट्राई करेगा तो इमेज को वो देखेगा, तो इमेज तो ऑब्जेक्ट के पीछे यहां पे बन रही है, तो इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअल पोजीशन से और ज्यादा डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अच्छा ये तो बेटा डीएपी है। अब सबसे पहले डीएपी की वैल्यू की बात करते हैं। तो देखो डेरिवेशन करने पर जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है ना बेटा, वो तो डीएसी बाई डीएपी इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू ही होता है। तो मेरे को बताऊं, मैं भले मॉडिफाइड फॉर्म बता रहा हूं, पर आप चाहो तो इसके बेसिस पर भी सॉल्व कर सकते हो। सीधा सिंपल सा तरीका है, म्यू वन का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट लाइट रेस, म्यू टू का मतलब क्या होता है, रिफ्रेक्टेड लाइट रेस वाला मीडियम, और लाइट की डायरेक्शन हमेशा कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। सीधा सिंपल सा तरीका, तो इसके बेसिस पे भी सॉल्व किया जा सकता है, मैं तो मॉडिफाइड फॉर्म ऐसे ही बता रहा हूं। अब देखो यहां पे जैसे म्यू वन की बात करते हैं, तो सरफेस पे इंसिडेंट लाइट रेस किसमें है बेटा, रेयर मीडियम के अंदर यहां पर है, तो म्यू वन की वैल्यू अब मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, म्यू आर, और म्यू टू की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, म्यू डी, क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट होकर किस में आई है, डेंसर मीडियम में आई है, रिफ्रेक्टेड लाइट रेस डेंसर मीडियम में है, तो म्यू टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू डी। अब डीएपी कितना होगा, देखो इसको लेते हैं इधर, ये पूरा पार्ट इधर ले लो, तो डीएपी इज इक्वल टू हो गया म्यू डी बाई म्यू आर इंटू डी ए सी। छोटा सा चेंज हुआ है, वहां पे क्या था, म्यू आर बाई म्यू डी, यहां क्या हो गया, म्यू डी बाई म्यू आर यहां पर हो गया। थोड़ा और मॉडिफाई करना हो तो जैसे रेयर मीडियम क्या हो, वो क्या हो, एयर हो, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो डीएपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, म्यू डी इंटू डीएसी हो जाता है। नॉर्मल शिफ्ट की बात करते हैं, तो नॉर्मल शिफ्ट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस, ये यहां पर क्या हो गई, एक्स यहां पर हो गई, ठीक है। अब देखिए एक्स की वैल्यू आपको चाहिए, कितना लिखोगे बताओ, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, डीएपी, ये कितना है, डीएसी, तो एक्स इज इक्वल टू, वैसे मैं लिख दूंगा यहां पर डीएपी माइनस डीएसी, ये भी ठीक है। थोड़ा मॉडिफाई करना हो तो ये डीएपी की जगह पे जैसे आपने लिख दिया म्यू डी इंटू डीएसी माइनस डीएसी, डीएसी को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा म्यू डी माइनस 1। नोट करो, फिर क्वेश्चन देखते हैं।
एक क्वेश्चन लिखो बच्चों। बिल्कुल एक चमत्कारिक आंखें हो चुकी है, जैसे ही किसी को देखेगी भस्म हो जाएगा वो भी जल करके। इसका सर भी दर्द हो रहा है, यानी कि तीसरा नेत्र भी खुलने वाला है अभी यहां से। एक क्वेश्चन लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखिए। ए बर्ड इन एयर, ए बर्ड इन एयर, ए बर्ड इन एयर is looking towards a fish. A bird in air is looking towards a fish. Is looking towards a fish. A bird in air is looking towards a fish. Fish appear at a distance. Fish appear at a distance. Fish appear at a distance 30 centimeter. Fish appear at a distance 30 centimeter. At a distance 30 centimeter. At a distance 30 centimeter from water surface. Fish appear at a distance 30 centimeter from water surface. Find actual position. Find actual position of fish. Find actual position of fish. और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा म्यू वाटर इज इक्वल टू 4/3। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर म्यू वाटर इज इक्वल टू 4/3। हाँ, जो भी आंसर है बेटा देखते हैं। किसके बाद बेटा? छूट गया उसके बाद क्वेश्चन। फाइंड एक्चुअल पोजीशन ऑफ फिश। देखिए भैया तो डायरेक्ट केस वाइज बात करूंगा तो बर्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स फिश, यानी कि ऑब्जर्वर जो है वो तो यहाँ पे कौन हो जाएगा बेटा? बर्ड यहाँ पर हो जाएगा, जो कहां पर है? एयर के अंदर है। और उसी के अलावा अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, फिश को देख रहा है तो फिश यहाँ पर क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट हो जाएगी, जो कहां पर है बेटा? वाटर मीडियम में। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो तो डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर कहां पर है? रेरर मीडियम में। केस नंबर 1, और उसके अंदर फॉर्मूला हमने देखा था डीएपी इज इक्वल टू डीएसी बाई म्यूडी। और यहाँ पे डीएपी की वैल्यू की बात करते हैं तो डीएपी क्वेश्चन में आपको कितना बता रखा है? यहाँ पे 30। ठीक है भाई, कोई भी ऑब्जर्वर जब किसी दूसरे मीडियम में किसी ऑब्जेक्ट को देखने की ट्राई करेगा तो कभी भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट को नहीं देखता बेटा, हमेशा किसको देखता है? बनने वाली इमेज को ही देख रहा होता है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में बता रखा है कि फिश अपीयर एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यानी कि बर्ड को फिश जो है वाटर के सरफेस से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिखाई दे रही है। तो डीएपी कितना हो गया? 30 हो गया। और डीएसी आपको यहाँ पे कैलकुलेट यहाँ पे करना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यहाँ पे डेंसर मीडियम कितना है? 4/3। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा डीएसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 इंटू यहाँ पर बेटा 4/3, यानी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 40 सेंटीमीटर। और आपको लगता है कि मुझे इस रिलेशन को यूज में नहीं लेना, तो भी कोई बात नहीं, सीधा सिंपल सा तरीका देखो। यहाँ पे बर्ड और ये यहाँ पर क्या है बेटा? फिश जैसे यहाँ पर है। ठीक है, लाइट की डायरेक्शन आप कैसे बनाओगे? हमेशा ऑब्जेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो रैंडमली लाइट बना दो, किसी रूल को पकड़ने की जरूरत नहीं है कि फिश से जो है लाइट जो है इस तरीके से बर्ड के पास में आ रही होगी। तो सरफेस पर इंसिडेंट लाइट रेज जो है वो तो किसके अंदर हो गई? यहाँ पर वाटर मीडियम में यहाँ पर हो गई। लाइट रिफ्रैक्ट होकर बर्ड के पास में आएगी, एयर मीडियम में यहाँ पर आएगी। तो आप डायरेक्ट रिलेशन लिखो डीएसी बाई डीएपी इज इक्वल टू म्यू1 बाई म्यू2। अब आप देखो यहाँ पर म्यू1 की वैल्यू कितना लिख दूंगा बेटा? रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इंसिडेंट लाइट रेज, यानी कि 4/3। लाइट रिफ्रैक्ट होकर किसके पास में आएगी? बर्ड के पास में, एयर में आएगी, यानी कि 1। और ये डीएसी तो हमें कैलकुलेट यहाँ पे करना है, और डीएपी क्वेश्चन में आपको कितना बता रखा है? यहाँ पे 30 बता रखा है। तो बेटा डीएसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डीएसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/3/1, ये तो 4/3 रहेगा, और ये 30 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 30। आंसर कितना आ जाएगा? 40। तो जरूरी नहीं है कि आप इसी को फॉलो करो, आप डीएसी बाई डीएपी इज इक्वल टू म्यू1 बाई म्यू2 को भी फॉलो कर सकते हो। लाइट की डायरेक्शन ध्यान रखो हमेशा बनती है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जर्वर। उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करना बेटा। फॉर गिवन कंडीशन find at a water distance
इसको नोट करके फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। एट व्हाट डिस्टेंस फिश विल अपीयर टू बर्ड, और सेकंड एट व्हाट डिस्टेंस बर्ड विल अपीयर टू फिश। दोनों केस में ध्यान से देखना हो कि ऑब्जेक्ट कौन है और ऑब्जर्वर कौन है। जो भी आंसर आएगा बेटा देखते हैं। हाँ, जो जो भी आंसर आएगा बेटा देखते हैं, दोनों सॉल्व कर लो आप तो। देखिए क्वेश्चन के पहले पार्ट में अगर मान लो मैं बात करता हूं, एट व्हाट डिस्टेंस फिश विल अपीयर टू बर्ड, यानी कि बर्ड जो है उसको फिश जो है वो कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देगी। ठीक है, अब अगर मैं ऑब्जर्वर की बात करूंगा तो ऑब्जर्वर तो कौन हो जाएगा बेटा, बर्ड यहां पर हो जाएगा जो कहां पर है, एयर में, और ऑब्जेक्ट यहां पर कौन हो जाएगा, फिश, जो कि वाटर मीडियम में, डेंसर मीडियम में यहां पर है। ठीक है, अब अगर मैं केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो केस नंबर 1 के अंदर हमने क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनती बेटा, ऑब्जेक्ट के ऊपर बाउंड्री के पास, यानी कि जब ये बर्ड यहां पर इस फिश को देखेगा तो ये फिश जो है एक्चुअल पोजीशन पे दिखाई ना देकर के थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देगी। ठीक है, तो देखिए केस नंबर 1, और देखिए मैं यहां पर डीएपी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो मैं लिखूंगा बेटा डीएसी बाई म्यूडी। ठीक है, डीएसी फिश की सरफेस से डिस्टेंस कितनी है, 36। ध्यान रखना डीएसी और डीएपी हमेशा बाउंड्री से मेजर हो रहा होता है, और म्यूडी यानी कितना हो जाएगा बेटा 4/3। तो यहां पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 9 × 3 यानी कि 27 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कहां से बेटा, फ्रॉम वाटर सरफेस, वाटर की सरफेस से 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, सरफेस से 27 है। ठीक है, अच्छा बर्ड से डिस्टेंस की बात करता हूं तो आप क्या करोगे, इसमें 27 में 48 को आप ऐड कर दो, कितनी वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी बेटा, यहां पर 75 सेंटीमीटर। तो बर्ड जो है उसको खुद से 75 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये फिश यहां पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, आते हैं देखिए क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है एट व्हाट डिस्टेंस बर्ड विल अपीयर टू फिश, यानी बर्ड जो है वो फिश को कहां पर दिखाई देगा। यानी कि अब अगर मैं ऑब्जर्वर की बात करता हूं तो ऑब्जर्वर की कैटेगरी में कौन आएगी बेटा, फिश आएगी, और अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो फिश किसको देख रही है, बर्ड को देख रही है, तो बर्ड यहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बर्ड ऑब्जेक्ट जो है वो किसके अंदर है बेटा, यहां पर एयर में, रेयर मीडियम के अंदर है, और ऑब्जर्वर फिश कहां पर है, वाटर में, डेंसर मीडियम में है। कौन सा केस आ गया, केस नंबर 2, और केस नंबर 2 के अंदर डीएपी का फॉर्मूला क्या था बेटा, म्यू डी इंटू डीएसी, जब रेयर मीडियम क्या होता है, एयर। ठीक है, अब आप देखो वैल्यू पुट करते हैं, म्यू डी कितना लिखूंगा 4/3, डीएसी कितना कर दूंगा, बर्ड की सरफेस से डिस्टेंस कितनी है 48, ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर 16, यानी कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कहां से है, फ्रॉम सरफेस, और वैल्यू 48 से ज्यादा आनी भी चाहिए, क्योंकि जब ये फिश इस बर्ड को देखने की ट्राई करेगी तो बर्ड जो है उसको एक्चुअल पोजीशन से भी ज्यादा डिस्टेंस पर और ज्यादा दूर यहां पे दिखाई देगा। अब अगर फिश से डिस्टेंस की बात करूंगा, खुद से कितनी डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है, तो 64, और इसमें आप क्या करो 36, यानी फिश की सरफेस से डिस्टेंस को ऐड कर दो, कितना आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। यानी कि फिश को खुद से जो है 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यहां पर ये बर्ड दिखाई देगा।
एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। एन एयर बबल is situated an air bubble is situated in a glass slab. An air bubble is situated in a glass slab. It is situated in a glass slab of length 12 centimeter. An air bubble is situated in a glass slab of length 12 centimeter. In a glass slab of length 12 centimeter, length 12 centimeter, length 12 centimeter. When this bubble is seen through one side, when this bubble is seen through one side, when this bubble is seen through one side, it appears at a distance 6 centimeter. When this bubble is seen through one side, when this bubble is seen through one side, it appears at a distance 6 centimeter. Appears at a distance 6 centimeter, and when seen through other side, and when seen through other side, it appears at a distance 4 centimeter. And when seen through other side, it appears at a distance 4 centimeter. And when seen through other side, it appears at a distance 4 centimeter. Find refractive index of glass material. Find refractive index of glass material. Find refractive index of glass material. आंसर अपने को बहुत देर तक याद नहीं आता. Find refractive index of glass material. क्या पता देखिए, ऐसी कोई सिचुएशन है कि जैसे कोई ग्लास स्लैब है जिसमें यहां कहीं पर बबल होगा, ठीक है, और यहाँ पे सरफेस, ये सॉरी लेंथ कितनी बता रखी है, 12 सेंटीमीटर बता रखी है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि जब इस बबल को एक साइड से देखा जाता है तो ये 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अपीयर होता है, दूसरी साइड से देखने पर यह 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अपीयर होता है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्लियर एक बात बोली थी कि कोई भी ऑब्जर्वर जब किसी दूसरे मीडियम में या दूसरे मीडियम से आती हुई लाइट रेज के बेसिस पर किसी ऑब्जेक्ट को देखने की ट्राई करता है, कभी भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट को नहीं देखता, हमेशा किसको देखता है, बनने वाली इमेज को देखता है। अगर उसे एक्चुअल ऑब्जेक्ट को देखना है, अगर उसको एक्चुअल ऑब्जेक्ट को ही देखना है, तब तो उसको उसी मीडियम में जाना पड़ेगा जिसमें कौन है, ऑब्जेक्ट है, पर दूसरे मीडियम से देखेगा तो इमेज को ही देखेगा। अब जैसे ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है तो बबल यहां कहीं पर होगा, लेकिन ये बबल उसकी एक्चुअल पोजीशन को नहीं देख रहा, बनने वाली इमेज को देख रहा होगा। अब देखिए बबल ये कहां पर है बेटा, ग्लास स्लैब में, डेंसर मीडियम में। ऑब्जर्वर कहां पर है, एयर मीडियम में। अब केस नंबर 1, इमेज कहां बन रही थी बेटा, ऑब्जेक्ट के आगे बाउंड्री के पास। तो जब ये देखेगा तो ये बबल यहां पे दिखाई ना देकर के थोड़ा सा आगे यहां पर इसको दिखाई देगा, ठीक है। बात वही है कि जैसे मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट था, इमेज कहां बन रही थी, ऑब्जेक्ट के ऊपर बाउंड्री के पास। इमेज बनेगी बेटा ऑब्जेक्ट के आगे बाउंड्री के पास, ठीक है। तो देखिए इस साइड से देखने पर ये बबल जो है उससे यहां पर सरफेस से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसी बबल को जब इस साइड से देखा जाता है तो ये बेटा कितनी डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है। दोनों साइड के लिए एपरेंट डेप्थ की वैल्यू, एपरेंट पोजीशन की वैल्यू इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि ये बबल जो है ये सेंटर में ना होकर के इधर आगे पीछे कहीं पर होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर इस स्लैब के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सीधा सिंपल सा तरीका देखिए,
हम एक काम करते हैं कि यहां से बबल की एक्चुअल पोजीशन कैलकुलेट कर लेते हैं और यहां से भी क्या करते हैं बेटा, बबल की एक्चुअल पोजीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है, इस साइड के लिए भी हमारे पास में एपरेंट पोजीशन है और इस साइड के लिए भी हमारे पास में क्या है, एपरेंट पोजीशन है, DAP2। हम इन दोनों के बेसिस पर DAP1 DAP2 के बेसिस पर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्चुअल पोजीशन निकाल सकते हैं। अब वो एक्चुअल पोजीशन म्यू की फॉर्म में आएगी, कोई बात नहीं, दोनों एक्चुअल पोजीशन को ऐड करके किसके इक्वल कर देता हूं, 12, मेरे पास में म्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखो DAC1 वगैरह कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, DAP इज इक्वल टू DAC बाई म्यू डी। तो बेटा यहां से DAC कितना हो जाएगा, म्यू डी इंटू कितना हो जाएगा, DAP। म्यू डी क्या होता है, डेंसर मीडियम, जो यहाँ पे कौन है, स्लैब, उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो आप देखो DAC1 लिखता हूं, तो देखिए DAC1 इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा बेटा यहाँ पर म्यू डी, यानी कि म्यू ग्लास इंटू DAP1, यहां से लिख रहा हूं म्यू डी इंटू DAP1, म्यू ग्लास इंटू DAP1, ठीक है। म्यू ग्लास और DAP1 कितना है यहाँ पर 6, ये DAC1 है। अच्छा DAC2 कैलकुलेट करना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा बेटा, म्यू ग्लास इंटू DAP2। अब म्यू ग्लास ये तो मैं कैलकुलेट करना है और DAP2 यहाँ पे कितना है 4। अब इन दोनों वैल्यू को अगर जोड़ देता हूं तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 12, यानी 12 इज इक्वल टू DAC1 प्लस DAC2। और ये वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पर 6 इंटू म्यू ग्लास प्लस 4 इंटू म्यू ग्लास, ये कितना आ जाएगा बेटा 10 टाइम्स ऑफ म्यू ग्लास और यहाँ पे 12, यानी म्यू ग्लास इज इक्वल टू कितना आएगा 12/10, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1.2। एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। लिखिए क्वेश्चन, a glass slab of refractive index, a glass slab of refractive index 3/2, glass slab of refractive index 3/2, refractive index 3/2 is placed, glass slab of refractive index 3/2 is placed in such a way, that its one side, placed in such a way that its one side is in air. Glass slab of refractive index 3/2 is placed in such a way that its one side is in air and other side is in water as shown in figure. Its one side is in air and other side is in water as shown in figure. An air bubble is situated in slab. An air bubble is situated in slab. An air bubble is situated in slab. When this bubble is seen through air medium, it appears at a distance. It is seen through air medium. It appears at a distance 6 centimeter.
It appears at a distance 6 centimeter. Appears at a distance 6 centimeter. 6 centimeter. And when seen through water medium, and when seen through water medium, it appears at a distance 16 centimeter. It appears at a distance 16 centimeter. It appears at a distance 16 centimeter. 16 centimeter. Calculate length of slab. Calculate length of slab. Calculate length of slab. Calculate length of slab. जो भी आंसर आएगा देखते हैं. जो भी आंसर आएगा देखते हैं. जो भी आंसर आएगा देखते हैं. जो भी आंसर का बेटा देखते हैं. कितना आंसर आ रहा है? हाँ, आंसर आएगा 27. देखिए बेसिकली हमें स्लैब, इसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है. हम देखिए सेम प्रोसेस यहां पर देखिए हम फॉलो हम कर सकते हैं जो हमने इस वाले क्वेश्चन में हमने फॉलो हमने किया था. अब थोड़ा सा चेंज हुआ है कि उस क्वेश्चन के अंदर दोनों ही साइड में ऑब्जर्वर जो है वो बेसिकली क्या था, एयर मीडियम में था. यहां केवल चेंज हुआ है कि एक साइड में तो एयर मीडियम से ही देख रहा है, लेकिन दूसरी साइड में कहां से देख रहा है, वाटर मीडियम से देख रहा है. तो रेरर मीडियम जो है वो बेसिकली एयर ना होकर के यहाँ पे वाटर है. तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला जो है वो DAP इज इक्वल टू DAC बाई म्यू डी की जगह पे लगेगा म्यू आर बाई म्यू डी इंटू DAC, क्योंकि रेरर मीडियम यहाँ पर एयर नहीं है. ठीक है, तो जिससे सबसे पहले यहां बात करते हैं. जब इस बबल को इस साइड से देखा जा रहा है तो ये बबल जो है बेटा सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे अपीयर हो रहा है, 6. और जब इस साइड से देखा जा रहा है तो कितनी डिस्टेंस पर अपीयर हो रहा है बेटा, 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अपीयर हो रहा है. हमारे पास में दोनों साइड के लिए यहाँ पर एपरेंट डेप्थ की वैल्यू यहाँ पर गिवन है. हम क्या करते हैं, इधर से भी इस बबल की एक्चुअल पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, इधर से भी बबल की एक्चुअल पोजीशन कैलकुलेट करेंगे. दोनों को जब हम ऐड कर देंगे हमारे पास में लेंथ ऑफ स्लैब आ जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले DAP1 कैलकुलेट करते हैं. तो आप देखो DAP इज इक्वल टू लिखूंगा बेटा मैं DAC बाई म्यू डी, क्योंकि यहाँ पे तो जो रेरर मीडियम है वो क्या है, एयर ही है. तो मैं यहां से लिख सकता हूं बेटा DAC1 इज इक्वल टू म्यू डी, यानी कि म्यू ग्लास इंटू DAP1. यहां से सॉल्व करें, म्यू ग्लास 3/2 बता रखा है, DAP1 कितना है 6, ये कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर. ये DAC1 आ गया. अच्छा, अब DAC2 की कैलकुलेशन की बात करते हैं. तो DAC2 की कैलकुलेशन में जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो अप्लाई होगा बेटा DAP इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी इंटू DAC. और यहां से मैं लिखता हूं DAP2 इज इक्वल टू म्यू आर यानी कि म्यू वाटर, म्यू डी यानी कि म्यू ग्लास इंटू DAC2. तो यहां से बेटा हम DAC2 जो है उसकी वैल्यू कितना लिख सकते हैं, DAC2 म्यू ग्लास उधर ऊपर और म्यू वाटर यहाँ पे नीचे इंटू यहाँ पर ये DAP2 वैल्यू पुट कर दें. म्यू ग्लास 3/2, म्यू वाटर 4/3 और DAP2 कितना है बेटा यहाँ पे 16. ये कितना आएगा 9/8 इंटू 16 यानी कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर. तो DAC1 DAC2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं. तो हमारे पास में लेंथ ऑफ स्लैब आ जाएगा बेटा यहाँ पर DAC1 प्लस DAC2, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में 9 प्लस 18, यानी आंसर आएगा बेटा 27.
भर भर के उबासी लेने वाले ध्यान रखें कि मच्छर बहुत हैं। अच्छा, अब देखिए एक कंडीशन पे और देखिए हम बात करते हैं कि जैसे मान लो सपोज बेटा कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे हमने क्या किया कि 2 या 3 अलग अलग मीडियम यहां पर है। जैसे मान लो सपोज मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर बेटा मैंने क्या किया कि एक ग्लास स्लैब को मैंने यहां पे रख दिया जिसकी यहां पे थिकनेस जो है वो यहां पे कितनी है, D1 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर क्या है, μ1 है। फिर इसके ऊपर बेटा मैंने एक स्लैब को और मैंने रखा हुआ है जिसकी बेटा थिकनेस यहां पर क्या है, D2 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर क्या है, μ2 है। इसके ऊपर जैसे एक स्लैब को और हमने यहाँ पे अरेंज हमने कर दिया जिसकी बेटा थिकनेस यहाँ पे क्या है, D3 है, और बेटा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ3 है। फिर यहाँ पे एयर मीडियम, और एयर मीडियम से कोई ऑब्जर्वर है, एयर मीडियम से कोई ऑब्जर्वर है जो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखने की ट्राई यहाँ पे कर रहा है। कंडीशन क्या है कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर केवल एक सिंगल मीडियम नहीं है, 3 डिफरेंट मीडियम यहाँ पर है। ये कोई स्लैब रखी हुई है जिसकी थिकनेस D1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ऊपर बेटा अगली स्लैब यहाँ पर है, थिकनेस D2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। फिर अगली स्लैब है, थिकनेस यहाँ पे D3 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ3 है। फिर ये एयर मीडियम है और एयर मीडियम से कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे देख रहा है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता है कि ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर है इसे ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट जो है इस लास्ट सरफेस से, अब लास्ट सरफेस में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑब्जर्वर के पास में जो लाइट रेज आएगी वो फाइनली इस सरफेस से रिफ्रेक्टेड लाइट रेज आएगी, वो उसके बेसिस पे देखेगा। तो देखिए इस ऑब्जर्वर को लास्ट सरफेस से ये ऑब्जेक्ट जो है कितनी डिस्टेंस पे दिखाई यहां पर देता है, ये आपसे यहां पे पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कैलकुलेशन के लिए देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, DAP इज इक्वल टू रिलेशन होता है बेटा D1 बाई μ1 प्लस D2 बाई μ2 प्लस बेटा यहां पर रिलेशन आ जाता है D3 बाई μ3। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि मैंने इस रिलेशन को स्पेशली किसी पर्टिकुलर केस या कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं लिखा है। मतलब किसी के दिमाग में अगर ऐसा आ रहा हो कि सर हो सकता है कि आपने इस बेसिस पे लिखा हो कि μ1 सबसे ज्यादा है, फिर μ2 उससे कम, फिर μ3 उससे कम, फिर बाद में एयर मीडियम, नहीं। ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको बताऊं कि सबसे कम μ2 की वैल्यू हो, ऐसा भी हो सकता है कि सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर वो यहाँ पे μ2 की वैल्यू हो और सबसे कम यहाँ पे क्या हो, μ3 हो, सबसे ज्यादा μ3 यहाँ पर हो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि किस पार्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किससे कम है, मैंने किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए रिलेशन को नहीं लिखा है। ये रिलेशन बेसिकली डिराइव्ड है, ये बेसिकली रिलेशन डिराइव्ड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ भी हो, कोई भी वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, और ये रिलेशन इस कंडीशन पे यहाँ पे डिराइव्ड है कि हर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से क्या बनती, इमेज बनती है, जो कि नेक्स्ट ऑप्टिकल डिवाइस सरफेस के लिए किसकी तरीके से वर्क करती है, ऑब्जेक्ट की तरीके से वर्क करती है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी, पहली सरफेस यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, से इमेज की पोजीशन निकालते हैं, वो इमेज सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरीके से काम करती है। फिर आपस क्या करते हैं, सेकंड सरफेस के थ्रू इमेज की पोजीशन निकालते हैं, वो थर्ड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरीके से काम करती है। फिर थर्ड सरफेस से रिफ्रैक्टेड लाइट रे ऑब्जर्वर के पास में आती है, उससे फाइनल इमेज की पोजीशन निकालते हैं। तो मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो एक लाइन की बात यह है, बीच के लफड़े में नहीं उलझना है। ठीक है, वो बेसिकली रिलेशन जो है डेरिवेशन पर है, रिफ्रैक्टिवनेस के लिए कुछ भी हो आपको कोई मतलब नहीं, कोई भी कम या ज्यादा हो सकता है, हमेशा डीएपी की वैल्यू क्या होगी कैलकुलेट करने पर यही आती है, चाहे कोई भी कम या ज्यादा हो। ठीक है, अच्छा अब ये डीएपी तो कहां से बेटा मेजर किया जाएगा, यहां से। मैं आपसे पूछता हूं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज यानी कि नॉर्मल शिफ्ट, तो एक्स की वैल्यू आप कितना लिखोगे बेटा, एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे डीएसी माइनस डीएपी। अब देखो डीएसी, ये भी डीएसी कितना लिख सकता हूं बेटा मैं, D1 प्लस D2 प्लस D3, और डीएपी ये भी मैंने आपके सामने लिखा है जो कितना है बेटा D1 बाई μ1 प्लस D2 बाई μ2 प्लस D3 बाई μ3। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हो, D1 माइनस D1 बाई μ1, D1 को मैं कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में वैल्यू आएगी बेटा 1 माइनस 1 बाई μ1, D2 माइनस D2 बाई μ2, ये वैल्यू हो जाएगी D2 इंटू 1 माइनस 1 बाई μ2 प्लस D3 माइनस D3 बाई μ3, D3 को आप कॉमन ले लो, ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 बाई μ3। नोट करिए बेटा, और किसी को अगर इसकी कैलकुलेशन अगर समझनी हो ना तो अलग से मेरे से पूछ लेना, बाकी वो डेरिवेशन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कहीं काम आता नहीं है, इसलिए मैंने उसको क्लास में डिस्कस नहीं किया है।
यहाँ पे करता हूं, एक टाइप के क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, अभी इस पे क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको स्लैब वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो सपोज देखिए इस तरीके से, जैसे कोई ग्लास स्लैब है, और ये जो ग्लास स्लैब है, जैसे मान लेते हैं कि इसकी थिकनेस जो है ये यहाँ पर क्या है, टी यहाँ पे थिकनेस है, और इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने कितना मान लिया, म्यू मैंने यहाँ पर मान लिया, ठीक है। और सराउंडिंग मीडियम अभी जैसे मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, एयर में यहाँ पर मान लेता हूँ। और इस साइड में जैसे मैं मान लेता हूं कि कुछ डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, और इस साइड में मान लेता हूं बेटा मैं कि इस साइड से कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को देखने की ट्राई यहाँ पे करता है। कोई स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी है, टी है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बेटा यहाँ पर कितना है, म्यू रेफ्रेक्टिव इंडेक्स यहाँ पर है, ठीक है। और ये स्लैब जो है किस में रखी हुई है, एयर मीडियम में रखी हुई है। यहाँ पे बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, इस साइड में क्या है, कोई ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर जो है उस ऑब्जेक्ट को वहां पे देखने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो मेरा देखिए वापस स्टेटमेंट वही है कि कोई भी ऑब्जर्वर जब किसी दूसरे मीडियम से आती हुई लाइट रेज के बेसिस पे किसी ऑब्जेक्ट को देखने की ट्राई करता है, कभी भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट को नहीं देखता, हमेशा बनने वाली इमेज को ही देखेगा, ठीक है। तो यहां पे भी जैसे अगर मैं लाइट रेज अगर आपके सामने बनाता हूं, तो देखो लाइट रेज आप इस तरीके से बना सकते हो कि देखो इस ऑब्जेक्ट से लाइट देखिए इस तरीके से यहां पर आई, और ये बना दिया बेटा मैंने इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल मैंने बना दिया। लाइट कहां से कहां गई, रेयर से डेंसर मीडियम में यहां पर गई, कैसे बेंड हो जाएगी बेटा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब लाइट कहां से कहां जाएगी बेटा, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, कैसे बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। आप चाहो तो इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए एक लाइट रे और बना सकते हो कि जैसे आपने सरफेस पे क्या किया, लाइट को नॉर्मली आपने इंसिडेंट करवा दिया। अब लाइट को अगर आप नॉर्मली इंसिडेंट कराओगे तो लाइट स्ट्रेट सीधी इस स्लैब को यहाँ पे क्या कर जाएगी, क्रॉस यहाँ पे कर जाएगी, ठीक है। अब ऐसी देखो ढेर सारी लाइट रेज होगी जो अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट हो रही होगी। इन दो लाइट रेज से इमेज फॉर्मेशन समझ सकते हैं। इस ऑब्जर्वर के पास में ये जो रिफ्रेक्टेड लाइट रेज आ रही है, जब देखिए मैं इनको ज्योमेट्रिकली बैक साइड में एक्सटेंड करता हूं, तो ज्योमेट्रिकली बैक साइड में एक्सटेंड करने पर ये लाइट रेज यहां कहीं पर मिलती हुई क्या हो रही है बेटा, अपीयर हो रही है। जब ये लाइट रेज यहां कहीं पर मिलती हुई अपीयर हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे बनी हुई दिखेगी इस ऑब्जेक्ट की इमेज, किसको, ऑब्जर्वर को। ये ऑब्जर्वर जो है इसे ये ऑब्जेक्ट यहां पे दिखाई ना देकर के यहां पे दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट को नहीं देखेगा, किसको देखेगा, बनने वाली इमेज को देखेगा। और बनने वाली जो इमेज जो है बेटा वो कितना आगे यहाँ पे बन रही है, एक्स डिस्टेंस आगे यहाँ पे बन रही है, ठीक है, एक्स डिस्टेंस आगे यहाँ पे बन रही है। और मैं आपसे यहाँ पर यही पूछ रहा हूं कि ये जो ऑब्जर्वर जो है इससे ये ऑब्जेक्ट जो है कितना आगे शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। या उल्टा भी पूछा जा सकता है कभी आपसे कि इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट जो है कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देगा। तो एक लाइन की बात है कि ऑब्जेक्ट को ना देख करके बनने वाली इमेज को देखेगा। अब आपको क्या निकालना है, ये निकालना है कि ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज कितना आगे यहां पर बनेगी, शिफ्ट एक्स आपको निकालना है, ठीक है। देखिए एक्स जो होता है इमेज कितना आगे बनेगी, शिफ्ट जो होता है उसकी वैल्यू इक्वल आती है बेटा यहाँ पे टी इंटू 1-1/μ। शिफ्ट में जो रोल प्ले होता है, वो रोल जो प्ले होता है वो केवल और केवल प्ले होता है किसका, ग्लास स्लैब का यहां पर रोल प्ले होगा, उसकी थिकनेस का रोल यहां पर प्ले होगा। जैसे मैं आपको समझाऊं, इस वैल्यू की कैलकुलेशन थोड़ा सा आइडिया दूं, वो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो। कैसे, आप जरा देखो, इजीली यहां से आइडिया लग रहा है। आप गौर करिए कि जैसे अगर मैं यहां बात करता हूं, ये ऑब्जर्वर जैसे यहां कहीं से देख रहा है, ठीक है, मैं यहां बात करता हूं कि बताइए ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में कितने मीडियम है, 3 मीडियम है, μ1 μ2 और μ3। आप एक काम करो, यहां पर भी जैसे मैं बात करूंगा उस पूरे सिस्टम को आप एक काम करो, हॉरिजॉन्टली इस तरीके से अरेंज आप कर दो। ये यहाँ पे इस तरीके से 3 मीडियम मैंने मान लिए, ये यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है। ये बेटा μ1 है, ये μ2 है, ये क्या है यहाँ पर μ3 है। μ3 यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एयर, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1। μ1 कितना मान लेता हूँ, एयर, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1। ये μ2 इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, म्यू। यहाँ इसकी थिकनेस d1 है, ये d2 है, ये कितना है यहाँ पे d3 है। d2 किसके इक्वल मान लेता हूँ, t के इक्वल मान लेता हूँ। अब ये ऑब्जर्वर जब इस ऑब्जेक्ट को देखेगा, एक्चुअल ऑब्जेक्ट को ना देख करके इमेज को देखेगा, जो कितना डिस्टेंस आगे बनेगी, एक्स। ये रहा एक्स का फॉर्मूला, d1 इंटू 1-1/μ1 प्लस d2 इंटू 1-1/μ2 प्लस d3 इंटू 1-1/μ3। अब आप गौर करिए, अगर मैं उस रिलेशन के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो देखो एक्स कितना आएगा, μ1 की वैल्यू आप कितना लिख दोगे, 1। μ3 की वैल्यू भी कितना लिख दोगे, 1। 1 - 1 कितना हो गया, 0। यानी कि एयर मीडियम के थ्रू कोई शिफ्ट नहीं हुआ, एयर मीडियम के थ्रू कोई शिफ्ट नहीं हुआ। लेकिन बीच में जो स्लैब है d2 इंटू 1-1/μ2, क्या उस वाले पार्ट की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी, नहीं मिलेगी। वो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी बेटा, t इंटू 1-1/μ, ठीक है। तो देखिए शिफ्ट में जो रोल यहां पर प्ले होगा, वो रोल किसका प्ले होगा बेटा, ये स्लैब, इसकी थिकनेस, इसका यहाँ पे रोल यहाँ पर प्ले हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इमेज कितना आगे बनेगी, एक्स डिस्टेंस आगे बनेगी, जिसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, t इंटू 1-1/μ, ठीक है।
नोट करो बेटा इसको। हाँ हाँ, वो मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, क्योंकि सारे रिलेशन अगर एक साथ बता दिया ना बेटा, भी उलझ जाओगे आप। जब इसको नोट कर लो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सराउंडिंग मीडियम के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर एयर मानते हुए सॉल्व करेंगे। हाँ, जो भी आंसर है बेटा देखते हैं, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना आंसर आ रहा है? हाँ, आंसर आएगा 24। सबसे आसान तरीका है शिफ्ट निकालो, बजाय डीएपी वगैरह के लफड़े में उलझने के। वो निकालना आसान है। देखो, जैसे अगर रैंडमली अभी लाइट रे बना के आपको समझाऊं, तो एक लाइट रे बेटा ऐसे इंसिडेंट कराओ, ये बेटा टुवर्ड्स द नॉर्मल, उसके बाद में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सेकंड लाइट रे नॉर्मली आप इंसिडेंट करा तो स्ट्रेट सीधी यहाँ पे बाहर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे यहां बात करते हैं, तो बेटा इन रिफ्रेक्टेड लाइट रेस को जब मैं ज्योमेट्रिकली बैक साइड में एक्सटेंड करूंगा, तो इनके थ्रू यहां कहीं पर क्या बन रही होगी, इमेज कितना आगे बन रही होगी, एक्स डिस्टेंस आगे बन रही होगी। और अभी मैंने आपको बोला था कि शिफ्ट में रोल किसका प्ले हो रहा होता है, स्लैब का यहाँ पे रोल प्ले हो रहा होता है। तो स्लैब के थ्रू शिफ्ट कितना होगा, टी इंटू 1-1/μ। टी की वैल्यू कितनी बेटा, थिकनेस ऑफ स्लैब 6 इंटू 1 ये 3/2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट की इमेज जो है कितना आगे बनेगी, 2 सेंटीमीटर आगे इमेज यहां पे बनेगी, ठीक है। तो ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट यानी वो इमेज को देखेगा, कितना आगे यहाँ पे दिखाई देगा, अपने से कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देगा। तो बेटा ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में एक्चुअल में डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, 8 + 6 + 12, और उसमें से शिफ्ट को हम क्या कर देंगे, माइनस। यानी बेटा 26 - 2, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 24। और किसी ने अगर डीएपी से भी निकालने की ट्राई करी ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आना। देखो, d1/μ1 प्लस d2/μ2 प्लस d3/μ3। μ1
1, μ3 1, d1 12, 8, 6, ये 3/2, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20, प्लस यहां पे कितना आएगा 4 ही आना है, 24 ही आंसर आना है। और सबसे आसान तरीका है बजाय डीएपी की गणित में उलझने के शिफ्ट निकाल लो, और शिफ्ट निकालने के बाद में टोटल डिस्टेंस में से आप उसको माइनस आप कर दो, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। एक बार बेटा मॉड्यूल ओपन करो, पिछली क्लास में जो होमवर्क था एक बार उसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर और क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा फॉर्म, जनरल इंफॉर्मेशन फॉर्म दिया गया? अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। अरे वो तो मॉड्यूल तो आपके पास रखो, नंबर बोलता हूं बस मैं, है ना। बिगिनर, पहले बताओ मुझे इलस्ट्रेशन कोई दिया था बेटा मैंने आपको? नहीं। बिगिनर बॉक्स नंबर 2, 1 तो डिस्कस कर लिया था ना शायद पिछली क्लास में ना। हाँ, बिगिनर बॉक्स नंबर 2 में बताओ क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। अच्छा, एक्सरसाइज 1 में आओ। एक्सरसाइज 1 के अंदर बताओ बेटा, होमवर्क में जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, किसी क्वेश्चन में डाउट है? कौन सा बेटा, कौन सा? 17, कौन सा क्वेश्चन है 17? अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है ना, दो तरीके से देखो आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे 2-3 तरीके हो सकते हैं। भाई आपका एक तरीका तो यहाँ पर ये हो सकता है कि भाई आप एक काम करो, जैसे ये कॉन्केव मिरर है और बेटा यहाँ पर इसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको बता रखी बेटा कितनी, यहाँ पे 10, और इमेज कितनी डिस्टेंस पे बन रही है? 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इमेज यहाँ पे बन रही है, ठीक है, ये बोला गया ना आपको, ठीक है। इस मिरर की फोकल लेंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एक तरीका ये है कि फोकल लेंथ की वैल्यू हम कैलकुलेट करें, तो मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बेटा -10, v कितना है यहाँ पे -20, ये f की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पर -20/3, ये फोकल लेंथ आ जाएगी। अब उसके बाद में बोला गया है कि ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, 0.1 सेंटीमीटर आगे हम शिफ्ट कर देंगे, तो बेटा नई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 9.9। अब आप इससे क्या करो कि नई इमेज की पोजीशन निकाल लो, सेम मिरर फॉर्मूला वापस आप यूज में लेकर के, तो u की वैल्यू कितनी आएगी -9.9 प्लस 1/v हमें चाहिए, और फोकल लेंथ कितनी है -20/3। v इज इक्वल टू यहां से सॉल्व करने पर आता है -20.41 सेंटीमीटर। अब एक मिनट रुको, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दो, फिर मैं दूसरे तरीके पे बात करूंगा। डिफरेंस क्या है मैं अभी आपको बता दूंगा सब आपको। v की वैल्यू सॉल्व करने पर आती है -20.41, ये वैल्यू हमारे पास में आती है। यानी जो इमेज पहले 20 पर थी, अब इमेज कहां पर है, 20.41 पर है। यानी बेटा इमेज कितना शिफ्ट हुई, 20.41 माइनस 20, यानी कि आंसर आएगा 0.41 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, आंसर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा देखिए एक दूसरा तरीका और यहां पे हो सकता है, और दूसरा तरीका बेसिकली यहां पर यह हो सकता है कि आप शिफ्ट पे देखिए, शिफ्ट केवल कितना बता रखा है आपको, 0.1, बहुत कम शिफ्ट है, ठीक है, बहुत कम शिफ्ट है। तो आप याद करो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, बेसिकली दो पोजीशन का डिफरेंस ही तो था ये, और ये डिफरेंस जब बहुत ज्यादा कम होता है हम इसको क्या लिख देते हैं, dy बाई dx, ये लिखते हैं। तो आप देखो हमने लिखा था डेल्टा v अपॉन डेल्टा u, कहां पे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में। ये चेंज डिफरेंस ही तो थे ये। अगर मान लो डिफरेंस बहुत ज्यादा कम थे तो हमने क्या लिख दिया था, dv बाई du। ये du बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस ही तो है, लेकिन ये डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। इमेज की पोजीशन का यहाँ पे डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो याद करो dv बाई du की वैल्यू हमारे पास में किसके इक्वल आई थी बेटा, mt स्क्वायर के इक्वल हमारे पास में आई थी। आप डायरेक्ट यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, dv इज इक्वल टू ये mt स्क्वायर और ये du, और यहां से mt स्क्वायर f अपॉन f माइनस यू, या फिर आप यहां पे कर दो माइनस v बाई यू का होल स्क्वायर, और बेटा ये du। तो यहां से देखो आंसर कितना आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई कितना आएगा, 10 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा 0.1, यानी आंसर आएगा -0.4 सेंटीमीटर अवे। यहां से भी आप इसको सॉल्व आप कर सकते हो, ठीक है। पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये dv बाई du वगैरह ये जो तरीके जो है ना, ये तभी अप्लाई होंगे जब शिफ्टिंग क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। लार्ज शिफ्टिंग के लिए एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, एक्सरसाइज 2 का ही एक क्वेश्चन है, शायद मैंने आपको दिया था, उसमें शिफ्टिंग कितनी हो रही बेटा, 20 सेंटीमीटर ऐसी कोई शिफ्टिंग है। एक मिनट देना बेटा मुझे,
हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें बोला गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15. If the object is displaced through a distance of 20 towards the mirror, the displacement of the image. यहां पर ये dv by du वाला तरीका अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि देखो वैसे भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा वैल्यू पे गौर करना. एक्चुअल वैल्यू 0.41 है और आपके पास यहां से आंसर कितना आ रहा है 0.4, नियरली इक्वल है, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं आई है. तो ये जो तरीका जो है ना, ये केवल बहुत नॉमिनल नेग्लिजिबल शिफ्टिंग पे चलता है. अगर शिफ्टिंग थोड़ी सी भी लार्ज होती, ये तरीका नहीं चलता. मतलब शिफ्टिंग 0.1 के अगर मैं 0.5 कर डालता, नहीं चलता ये तरीका, क्योंकि फिर उसके बाद में क्या होता कि ये डिफरेंस और यहां से निकालते वैल्यू में डिफरेंस आपको क्या मिलता, और ज्यादा मिलता. आप देखो केवल 0.1 में ही 0.41 और यहां वैल्यू क्या है 0.4. डिफरेंस तो यहां पर भी है, एग्जैक्ट वैल्यू यहां से नहीं आती है. क्योंकि होता क्या है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में एक नेग्लिजिबल चेंज तुरंत इमेज की पोजीशन बदलती है, तुरंत मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी बदलती है. और अगर आपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा भी और ज्यादा शिफ्ट किया होता, मैग्निफिकेशन क्या होता, बहुत ज्यादा चेंज वहां पर हो जाता है. आप एक चीज पे गौर करो ना, कभी आपने थोड़ा सोचा हो वैल्यूज पे, आप देखना शिफ्टिंग कैसे चल रही है, गौर करना. ऑब्जेक्ट को आप इन्फानाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लेकर के आए. सपोज फोकल लेंथ की वैल्यू 10 है, ये 10, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा 20. आप ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लेके आए. ऑब्जेक्ट ने तो इन्फानाइट डिस्टेंस ट्रेवल करी है, और इमेज केवल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, एफ से सी केवल 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है. जब आप ऑब्जेक्ट को सी से एफ की तरफ लेके जाते हो, तो ऑब्जेक्ट तो केवल 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और इमेज इन्फानाइट. अब आप एक चीज पे सोचो कि ऑब्जेक्ट सी से एफ केवल 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे जा रहा है. इसका मतलब हो क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में तो चेंज कम चल रहा है, और इमेज की पोजीशन में चेंज क्या है, मेजरेबल, बहुत ज्यादा चल रहे होंगे. तभी तो केवल 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने पर इमेज इन्फानाइट पे पहुंच जाएगी. ऐसा थोड़ा होगा कि यहां पर भी 1 सेंटीमीटर सरका तो यहां केवल 2 सेंटीमीटर सरका होगा. मेजरेबल, बहुत ज्यादा डिफरेंस चल रहा होगा, तभी तो केवल 10 सेंटीमीटर शिफ्ट करने पर इमेज इन्फानाइट पे जाएगी. तो इसलिए मैंने बोला है कि ये तरीका केवल तब तक ही अप्लाई करना जब तक कि शिफ्टिंग क्या है, बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है. अगर थोड़ी सी भी मेजरेबल दिख जाए, और इवन ऑप्शंस अगर नियर बाई वैल्यूज के साथ में हो, बिल्कुल भी इस पे मत जाना, फिर आपको इसी पर जाना पड़ेगा. और वो एक्सरसाइज 2 का जो क्वेश्चन है पुराना एग्जाम का पूछा 12, ये तरीका उस पर नहीं लगेगा, आंसर नहीं आएगा उस पर, तो आपको यहीं पर ही जाना पड़ेगा. पहले वी निकालोगे, बाद में वी निकालोगे, दोनों को आप माइनस आप करोगे. ठीक है. अच्छा, और बताओ एक्सरसाइज 1 में बेटा और किसी क्वेश्चन में डाउट है जो आपको होमवर्क में दिए थे? एक्सरसाइज 1 में होमवर्क की और किसी क्वेश्चन में डाउट? किसका बेटा? 7 कौन सा क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 2 या 1? 1 का 7 कशो क्वेश्चन है. मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पर ही है. पॉइंट ऑब्जेक्ट पे तो अपन इस पे जाते ही हैं, वो लॉन्गिट्यूड मैग्निफिकेशन होता है. और अगर यहां ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रखा है ना, बहुत स्मॉल शिफ्ट है. अब आप सोचो ना, स्मॉल शिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया केवल 0.1, तो ये u1 है, ये क्या है u2 है, तो ये डेल्टा u क्या हो जाएगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल है. तो एक तरीके से आप यहां से सोल्व कर सकते हो इसको, पर ये शिफ्टिंग बहुत कम होनी चाहिए, है ना. क्वेश्चन नंबर 7, अरे एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट. एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट तो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ इमेज कितना हो जाएगा यहां पर 10/15, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में इसका स्क्वायर, यानी कि 4/10/15, यानी कि ये हमारे पास में आएगा 4/9, और यहां पर ये कितना आएगा 9, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. कैलकुलेशन में पंगे किए हैं आपने केवल. हाँ, एक्सरसाइज 2 के, ये किनका था आपका? हाँ, एक्सरसाइज 2 के अंदर बताओ बेटा, होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए थे उनमें से किसी क्वेश्चन में डाउट है? हाँ, किसी क्वेश्चन में डाउट है? नहीं है. एक्सरसाइज 3 में होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए थे, किसी क्वेश्चन में डाउट है? नहीं है. ठीक है. तो आज तो अभी मैं होमवर्क आपको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि भी मुझे और क्वेश्चन आपको इस पे सॉल्व करवाने हैं. अगली क्लास में होमवर्क दूंगा. तो आपका होमवर्क यही है कि पुराने पार्ट को कृपया रिवाइज करें. ओके बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद.